अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस के पार्टनर्स के बीच मामला फंस गया है। क्षमा कीजिएगा, आवाज फंस गई थी। इंडिया अलायंस के भीतर इस वक्त सीटों के बंटवारे का मामला बुरी तरह से फंस चुका है और फंसा भी कुछ इस तरह है कि बात बनने के बजाय बात बिगड़ती जा रही है और बिगड़ती भी कुछ यूं जा रही है कि अब बात संभल ही नहीं रही है। आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच इस वक्त हालात कितने खराब हैं। सीटों का बंटवारा तो फाइनल होने से रहा, आज अखिलेश यादव ने अमेठी में राहुल गांधी की न्याय यात्रा ज्वाइन करने से मना कर दिया कि जब तक सीटें फाइनल नहीं तब तक यात्रा में शामिल नहीं। स्वामी प्रसाद का छोड़ना, सपा का 11 सीट अनाउंस करना और प्रधानमंत्री मोदी का आज पश्चिम में कल्की और सेंट्रल यूपी में लखनऊ में कार्यक्रम करके भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत को बढ़ाती जा रही। आज चर्चा इसी विषय पे। बहनों भाइयों, अलायंस के भीतर के विवाद आपस के निपट नहीं रहे हैं और ये मामला पॉलिटिकली बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। कॉम्प्लिकेटेड भी इतना होता जा रहा है कि ये मामला अब सुलझ ही नहीं रहा है। अगर सुलझना होता तो शायद आज अखिलेश यादव राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अमेठी में ज़रूर सम्मिलित हुए होते, लेकिन अखिलेश यादव ने कल देर शाम ही अपने पार्टी के लोगों को मना कर दिया था कि वो इस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। बहन भाइयों, सीटों का बंटवारे का कोई विषय इसमें खास नहीं है। मसला ये है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के भीतर समाजवादी पार्टी से बगावत करने वाले या समाजवादी पार्टी से निकले हुए या समाजवादी पार्टी जिनसे असहज है उन नेताओं को कांग्रेस प्लेटफॉर्म दे रही है। असली नाराजगी का कारण ऐसा प्रतीत होता है। पल्लवी पटेल को राहुल गांधी की न्याय यात्रा में वाराणसी में सम्मिलित कराना यूपी में कांग्रेस को असहज और भारी पड़ गया है, वरना कोई कारण नहीं था कि अखिलेश यादव अमेठी या रायबरेली न जाते। ये रणनीतिक चाल है कांग्रेस की या फिर राजनीतिक लापरवाही या फिर भूल, ये निर्णय कांग्रेस ने करना है। लेकिन इस एक वजह ने समाजवादी पार्टी के नेतृत्व को यह ट्रिगर किया कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में उसको असहज करने वाले कदम उठा रही है। यही कारण है कि सीटों का बंटवारा फाइनल न होने का नाम लेकर अखिलेश यादव ने अमेठी रायबरेली जाने से मना कर दिया और सिर्फ मना ही नहीं किया, दोपहर होते होते 11 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी और ऐसी दूसरी सूची है। कांग्रेस की सीटें फाइनल नहीं, सपा 2 सीट घोषित कर चुकी है, 2 सूची, और अमेठी रायबरेली में राहुल का न जाना। चौथी बात, सीटों का बंटवारा फाइनल न होना। चौथा विषय, भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही एग्रेसिवली उत्तर प्रदेश के भीतर कैंपेन करना। आज प्राइम मिनिस्टर एक नहीं बल्कि 2 रैलियां उन्होंने लखनऊ के उत्तर प्रदेश में संबोधित की। संभल मुरादाबाद, जो इस वक्त समाजवादी पार्टी के पास वो लोकसभा की सीट है, वहां प्रधानमंत्री मोदी ने कल की धाम में आचार्य प्रमोद कृष्णन के कार्यक्रम। कौन है प्रमोद कृष्णन जी? कांग्रेस के पूर्व नेता जिनको कांग्रेस निष्कासित कर चुकी है, प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार। उनके कार्यक्रम में कौन पहुंचे? प्रधानमंत्री मोदी। बड़ा जमावड़ा हुआ, बहुत साधु संत आए, काफी मजमा लगा और उस कार्यक्रम के फौरन बाद पीएम कहां आते हैं? लखनऊ। ग्लोबल ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का हिस्सा बनते हैं, लाखों करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास। आप भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन करने की सधी हुई चाल को देखिए और विपक्ष एक दूसरे को ही असहज करने में जुटा हुआ है। इसका नतीजा क्या है? भारतीय जनता पार्टी के साथ जो अलाइंस पार्टनर हैं वो अभी सन्नाटे में है। क्यों? क्योंकि बीजेपी से निगोसिएशन की उनकी क्षमता नहीं है। लेकिन यहाँ अपोजिशन में आपस में ही इतने ज़्यादा निगोसिएशन है कि इनकी लड़ाई सड़क पर आ गई है। आज चर्चा इसी विषय पर करेंगे। स्वामी प्रसाद भी एक बड़ा फैक्टर हैं, अपनी पार्टी बना लिए हैं और ये सब काम अचानक से किया है स्वामी जी ने। इसके पहले उनका सब ठीक चल रहा था। जिस दिन उनका जन्मदिन था, खून देने के लिए अखिलेश यादव खुद KGMC गए थे, लखनऊ के एक बड़ा अस्पताल है सरकारी, और स्वामी प्रसाद निकल लिए। कुछ बयान सुनिए, आज की डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मुझे तो ऐसा नहीं दिखा। उन्होंने पहले ही बोला कि इंडिया गठबंधन एक है, कभी टूटेगा नहीं और अब सब मिलके काम करेंगे। और इसके लिए उन्होंने भी जो लिस्ट भेजा था वो लिस्ट भी हमारे लोग पूरा देखकर उस पे काम किए हैं। कोई डिफरेंसेस नहीं है,
हम मिलके लड़ेंगे, मिलके कामयाब होंगे। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो। ये सब जानते हैं कि वो सरकार में नहीं है, न उनकी सरकार केंद्र में है, न प्रदेश में है, कुछ देने की हैसियत में भी नहीं है। और वो जो भी दिए हैं ससम्मान में वापस भी कर दूंगा, क्योंकि मेरे लिए पद माने नहीं रखता, मेरे लिए विचार माने रखता है। उस पर जब भी कुठाराघात होगा मैं पलटवार जरूर करूंगा, करता भी रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। इसलिए अखिलेश जी की कही हुई बात उनको मुबारक। तो बहनों भाइयों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ अनिला सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आसिम वकार एमआईएम के प्रवक्ता हैं, अंशु अवस्थी यूपी में कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी से हैं, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित रहने के लिए। अंशु अवस्थी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूँ। अखिलेश यादव का स्टेटमेंट आज आपने सुना जी? अमेठी वो क्यों नहीं गए? नहीं, उनके ऊपर है। हमने तो एक बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए उनको आमंत्रित किया था और अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का वक्तव्य भी आपके चैनल पर चल रहा था कि हम सभी एक साथ हैं। अब क्यों नहीं गए? अब उन्होंने ये भी कहा है कि हम आगे जाएंगे भी। तो जो सीटों को बंटवारे की स्थिति है वो राष्ट्रीय नेतृत्व कर रहा है, उसके लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, वो उस पर काम कर रही है। कहीं पर कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि इंडिया गठबंधन एक साथ है। उत्तर प्रदेश में हम जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उन पर चुनाव में जा रहे हैं और उन सभी मुद्दों पर जनता परेशान है, क्योंकि अब ये हालत नहीं है कि 50-50 में हो। बेरोजगारी है तो भयंकर है, 45 साल में सबसे ज्यादा महंगाई, 35 साल में हो सबसे सकते ज्यादा। हैं, लेकिन आप मुझे क्या बता सकते हैं कि दिसंबर पहले सप्ताह से शुरू हुआ निगोशिएशन, अभी फरवरी आधी से ज़्यादा बीत चुकी है और आप अभी तक अपनी सीटें फाइनल नहीं कर पाए हैं, तो जनता के बीच कब जाएंगे आप लोग? जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में हम जा रहे हैं। हमारे जो सहयोगी इंडिया गठबंधन के साथी हैं, समाजवादी पार्टी जा रही है और हम तो इस बात को शुरू से कह रहे हैं कि हम पूरे उत्तर प्रदेश में तैयारी कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं इसलिए कि जब इंडिया गठबंधन का कोई साथी मैदान में जाए तो उसे कांग्रेस से भी वही ताकत मिले जो दूसरे राजनीतिक दल। लेकिन जब आप आपस में एक दूसरे को नहीं समझा पा रहे हैं, जी उसी जब आप एक सवाल ले लें फिर जवाब दीजिएगा। जब आप आपस में ही एक दूसरे को समझा नहीं पा रहे हैं कि कौन लड़ेगा, जनता को कैसे समझाएंगे और बीजेपी जैसी पॉलिटिकल पावर से कैसे लड़ेंगे? देखिए, बीजेपी जैसी तानाशाह पावर से ही तो लड़ रहे हैं, हमारी रणनीति का हिस्सा है और जनता समझ रही है, क्योंकि 65% वोट है ब्रजेश जी भाजपा के खिलाफ, 65%। आप समझ लीजिए ये पूरा एक हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी हर जगह लड़ते दिखेगी लेकिन जीतेगी नहीं। ये पल्लवी पटेल को क्यों बिठाया था बस में राहुल गांधी के साथ? पल्लवी पटेल जी नेता हैं, ओके, वो लड़ाई लड़ती हैं और जो इस समय सबसे बड़ा सामाजिक न्याय का मुद्दा है, जो भारत जो जोड़ो न्याय यात्रा है उसका एक प्रमुख स्तंभ है, तो उस मुद्दे से वो अपना इत्तेफाक रखती है। हम सभी को आमंत्रित कर रहे हैं, हम श्री अखिलेश यादव जी को भी कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भी कर रहे हैं। ये आपकी रणनीति थी या लापरवाही या फिर भूल? कोई जो है न रणनीति है न लापरवाही है। जितने भी समान विचारधारा के लोग हैं जो इस देश के पिछड़े दलितों के प्रति चिंतित हैं, युवाओं किसानों के प्रति चिंतित हैं, हम उन सबको आमंत्रित कर रहे हैं। अच्छा, जो हमसे बुरा मानता है, हमें गाली दे रहा है, उसको हमारे साथ बिठाओगे और फिर सोचोगे हम आपसे दोस्ती कर लें? नहीं, किसी ने बच्चा समझते हो लोगों को? देखिए, बैठाने से पहले श्रीमती पल्लवी पटेल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी, एक पत्रकार महोदय ने सवाल पूछा कि आप नाराज, तो उन्होंने कहा आपसे कहा क्या अखिलेश यादव जी ने? तो ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ आपको ये समझ में नहीं आया जब राहुल गांधी अखिलेश यादव अमेठी जाने से मना कर दिए, आपको तब नहीं समझ में आई ये बात? अखिलेश यादव जी ने अपने पत्र में रायबरेली में जुड़ने का एक बात कही है और हमें पूरा भरोसा है कि वो अपने पत्र का ध्यान रखेंगे। जी, आपका शुक्रिया। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक रंजन को आमंत्रित करता हूं। क्यों नहीं गए अमेठी? देखिए, आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने शुरू में ही कहा था पत्र के माध्यम से, जो इनका पत्र आया था भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ने के लिए, तो आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने उसी टाइम कहा था कि हम अमेठी या रायबरेली में हम ज्वाइन कर सकते हैं।
लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि सीट शेयरिंग को लेकर के बहुत विलंब हो रहा है, बहुत समय जाया हो रहा है, और अगर भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ने से पहले अगर सीट शेयरिंग पे बात हो, देखिए इस टाइम बात सीट की नहीं है, बात जीत की है। जो सीटें इंडिया ब्लॉक जीत सकता है उन सीटों पर बैठ करके अगर डिस्कशन हो जाए, उसके बाद अगर हम लोग कहीं भारत जोड़ो यात्रा में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शरीक होते हैं, तो उसका मैसेज ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर उत्तर प्रदेश एक बहुत अच्छा मैसेज है। तो ये 3 महीने से क्या चल रहा है, मतलब क्या बातें करते हो आप लोग जब इकट्ठा होते हो? जो लोग सीट नहीं बांट पा रहे हैं वो बीजेपी से मुकाबला करेंगे, मतलब आपने क्या मजाक बना दिया है पूरे अपने अपोजिशन का उत्तर प्रदेश में? देखिए ब्रजेश जी, आपके सवाल में आपका जवाब छुपा हुआ है कि जो लोग सीट नहीं बांट पा रहे हैं वो देश क्या चलाएंगे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीट शेयरिंग पे बात हो गई कि किसको कितनी सीट दी जा रही है? यहाँ कोई विषय ऐसा आया जैसा आपके यहाँ चल रहा है? नहीं, देखिए विषय तो उनके वहां भी बहुत है, लेकिन आया कोई सतह पे आया हो तो बताओ। देखिए इस टाइम चूंकि वो केंद्र से लेकर के प्रदेश में सरकार में है, लेकिन अभी सीट शेयरिंग पे जब बात होगी, सीटों का बंटवारा होगा, तो उनके मन देखिए किस तरीके से खींचतान होगा। आपका मसला पब्लिक डोमेन में एक दूसरे पर स्टेटमेंट आ रहे हैं ना। आज ही अखिलेश जी का स्टेटमेंट देख लीजिए, पल्लवी पटेल को ये अपने मंच पे बिठाते हैं, बताइए, और कह रहे हैं कि अच्छा किया बैठाया। पल्लवी पटेल जी इंडिया ब्लॉक का ही एक हिस्सा है, समाजवादी पार्टी की विधायिका, और रहा सवाल देखिए समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी, यहाँ पर किसी को दबा करके नहीं रखा जाता, और उन्होंने अपनी मन की बात कही है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उसको संज्ञान लिया है, और हम समझते हैं कि उनका भाई बहन का रिश्ता है, निश्चित मिल बैठ करके उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन आप अपने दोस्तों को सहेज के नहीं रख पाते हैं। आप कहेंगे तो मैं 10 उदाहरण इसके प्रस्तुत कर दूंगा। देखिए आप रिसेंट एग्जाम्पल स्वामी प्रसाद मौर्य है। नहीं, देखिए आप बिल्कुल सही, आप बिल्कुल आप एग्जाम्पल पेश कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप ये भी एग्जाम्पल पेश करिए, ये भी एग्जाम्पल आप दर्शकों को दिखाइए कि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो गठबंधन धर्म को निभाती है। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए। मैं तो 1993 से मैं इतिहास आपको बता सकता हूं कि चाहे बहुजन समाज पार्टी रही हो, चाहे कांग्रेस पार्टी रही हो, चाहे सुभाषपा रही हो, चाहे आरएलडी पार्टी रही हो, आप बता दिए समाजवादी पार्टी में गठबंधन धर्म को निभाने के लिए ये कौन सा गठबंधन धर्म है कि अभी तक आपके दोस्तों से आपने अंतिम बात भी नहीं की और प्रत्याशियों की 2-2 सूची जारी कर दी? नहीं, देखिए ये जो आप कह रहे हो, क्लेम कर रहे हो, और एक्चुअल में जो कर रहे हो, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। ब्रजेश जी, बिहाइंड द पर्दा, बिहाइंड द कर्टन, इन लोगों में आपस में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लोगों की आपस में बात हो चुकी है। उसके बाद ही बात होने के बाद ही जो है ये सीटों को आपने कहा कि पर्दे के पीछे बात चल रही है, बिल्कुल। तो पर्दे के पीछे बात चल रही थी तो अमेठी क्यों नहीं गए फिर? नहीं, अमेठी जो जिन सीटों पे बात हो गई है, हम तो समझते हैं आजकल में सीटों, जब इनका भारत जोड़ो यात्रा इनकी थम जाएगी, और उसके पहले हम समझते हैं सीट रुक जाएगी या समाप्त हो जाएगी, जहां महाराष्ट्र में समाप्त होनी है, तो उसके बाद। शुक्रिया आपका। मैं अनिला सिंह जी को आमंत्रित करता हूं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है। अनिला जी, आपका स्वागत है। रोहित अग्रवाल को आप उस दिन पूछ रही थी, आज वो बैठे हैं हमारे साथ, लेकिन सवाल मैं आपसे बीजेपी के कार्यशैली पर पूछना चाहता हूँ। सीटें तो आपकी भी नहीं बटी हैं, इनके यहाँ प्रॉब्लम है तो दिख रहा है, आपके यहाँ भी तो है, बस आपके यहाँ कोई बोल नहीं रहा है, अंदर तो सब नाराज बैठे हैं। मेरी सबको राम राम। और देखिए ऐसा है कि अगर मैं एनडीए परिवार की बात करती हूँ, आपस में स्पष्टता बहुत है। स्पष्टता है इसलिए किसी प्रकार की बयानबाजी नहीं आ रही है यहाँ पर। और हमारे साथ ज्यादातर जो हमारे अलाइड पार्टनर्स हैं वो इतने बड़े राजनीतिक दल नहीं है, जैसे कि ये जो अलायंस बना था, इंडिया अलायंस बना था, इसमें जो दल आए थे, जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल थे, अपने अपने राज्य के बड़े राजनीतिक दल थे, तो कहीं ना कहीं एक अहम जो है वो बहुत ज्यादा था, और जब अहम बीच में आ जाता है तो चीजें सुलट नहीं पाती हैं जी। और अब क्या हो रहा है कि ये जो टूट आपको दिखाई दे रही है, तो ये लूट की है। और लूट किस लिए? लूट इस चीज के लिए कि भाई हमारी ज्यादा सीटें आएंगी, अगर सरकार बन जाएगी तो हमारी हिस्सेदारी ज्यादा होगी, हमारी हिस्सेदारी ज्यादा होगी तो हम भ्रष्टाचार ज्यादा कर पाएंगे, हम भ्रष्टाचार ज्यादा कर पाएंगे तो हम परिवारवाद को और ज्यादा बढ़ा पाएंगे। ये मानसिकता है, गुरुमा कांग्रेस है इनकी। बाकी जो है रेल के डिब्बे की तरह इस इंजन के पीछे ये खबर तो आपको तसल्ली दे रही होगी कि अखिलेश यादव अमेठी रायबरेली नहीं जा रहे हैं। देखिए ऐसा है कि परेशान होने का विषय कांग्रेस पार्टी के लिए है। भारतीय जनता पार्टी की तो कैंपेनिंग शुरू हो चुकी है, हम तो पुरजोर तरीके से जमीन पर उतर आए हैं। उत्तर प्रदेश में भी आप देख लीजिए, पूरे राष्ट्र में आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी तो 24/7 काम कर रही है, क्योंकि हम लोगों को गोल दे दिया गया है 372 तो भारतीय जनता पार्टी लाएगी, और एनडीए परिवार के साथ हम 400 पार हैं जी।
और उत्तर प्रदेश में क्या टारगेट मिला है आप लोगों को? हाँ, टारगेट हम लोगों को कितना टारगेट मिला है? हम तो कह रहे हैं कि 75 पार होंगे, कोशिश करेंगे कि 80 की 80 सीटें जो हमारी तरफ आ जाएं। 80 के 80 आरएलडी के साथ या अकेले? एनडीए परिवार। आरएलडी के साथ? एनडीए परिवार बताया तो उसमें आरएलडी भी है भाई। अभी औपचारिक घोषणा हुई नहीं है। उनको लिया जाए या न लिया जाए? अरे मैं एक अदना सी प्रवक्ता हूं ब्रजेश जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो तो कह रहे हैं कि आप किस मुंह से मना करूं और आप कह रही हैं कि अभी तय नहीं हुआ। मैं किसकी बात सही मानूं? नहीं, मैंने तो एनडीए परिवार बोल दिया ना। औपचारिक घोषणा हो जाने दीजिए तो फिर औपचारिक रूप से मैं आरएलडी का नाम भी लूंगी। तो ये स्वीकार करती है कि आरएलडी भी एक पश्चिम उत्तर प्रदेश में राजनीतिक ताकत है। मैंने कभी इस चीज को डिनाई नहीं किया कि आरएलडी जो है वह उत्तर प्रदेश में जाटों की राजनीति करने का प्रयास करती है और किसानों की राजनीति करने का प्रयास करते हैं। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिलना चाहिए, भारत रत्न मिला। भारतीय जनता पार्टी की यह सोच हमेशा से रही है। किसानों के इतने बड़े नेता चौधरी साहब की पार्टी को आप जाति की पार्टी से जोड़ दे रही हैं, जाटों की पार्टी बता रही हैं। मैं आपको वही, आप पहले जो डिबेट्स करी है या तो आप भूल गए। मैंने हमेशा एक ही बात करी कि चौधरी चरण सिंह जी को आप एक जाति से और एक क्षेत्र से मैडम आपने बोला, मैं नहीं बोला, अभी आप ही ने बोला। नहीं, मैंने भाई साहब, मैं अभी जयंत की बात कर रही हूँ, जयंत चौधरी जी की बात कर रही हूँ। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला है, मैं उसके बारे में बोल रही हूँ। चौधरी चरण सिंह जी को आपको लगता है कि छोटा चेहरा है? आप ही ने कहा कि जाटों की राजनीति करने का प्रयास करती है, मैंने नहीं कहा। भाई साहब, जयंत चौधरी अध्यक्ष है, मैं जयंत चौधरी जी के बारे में बात कर रही हूँ। जाटों के अलावा क्या और जाति तो क्या जयंत चौधरी जाटों की राजनीति करते हैं? क्यों नहीं करते हैं और क्यों नहीं करनी चाहिए? क्यों नहीं करनी चाहिए? इसका मतलब कि वो सबसे बड़े जाट नेता हैं, या तो मैं उनको कहूं कि वो सबसे बड़े जाट नेता हैं? नहीं, इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करने वाली हूं। ओके, कि वो सबसे बड़े हैं कि नहीं। मेरे लिए सबसे बड़े नेता मेरे नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक, मैं रोहित अग्रवाल को ही सीधे बुला लेता हूँ, इज बेटर पर्सन जो इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। क्या क्या तो सुनना पड़ रहा है रोहित? नहीं, उन्होंने कह तो दिया अदनासी प्रवक्ता हैं, तो अब अदनासी प्रवक्ता के कुछ भी कहने से कुछ सुनना नहीं पड़ता। देखिए, जहां कैसी भाषा बोल रहे हो आप? नहीं। इस पैनल पे बैठा हर व्यक्ति सम्मानित है। हाँ, आप गरिमापूर्ण उन्होंने कहा, मैं उनके शब्द कह रहा हूँ ब्रिजेश जी, ये अनिला सिंह जी के देखो अपने डिबेट शब्द में हैं। इस डेकोरम को मेंटेन करिए। हाँ, नहीं, ये देखिए ऐसा है, अब लड़वाइए मत। देखिए अभी अनिला सिंह जी को थोड़ा सा समय लगेगा, है ना, बट डेफिनेटली डेफिनेटली अनिला सिंह जी भी अपने जो भी उनके सहयोगी अगर होंगे तो उनका सम्मान करेंगी, डेफिनेटली करेंगी। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और राष्ट्रीय लोकदल किसानों के हित में निरंतर संघर्ष करता रहा है। किसानों की पार्टी है और 3 पीढ़ियों से हम संघर्ष कर रहे हैं किसानों के हित में, और आगे भी हम संघर्ष करते रहेंगे। हम चाहे सत्ता में रहें। विजय जी, पहले एक बार ऑफिशियली घोषणा तो होने दीजिए। अभी सीट बत्ता तो बहुत दूर की बात है। किस बात की ऑफिशियल घोषणा? बहुत जल्दी में आप आगे बढ़ जाते हैं। दोस्त है मेरे, एक बात पूछ रहा हूँ। हाँ, किस बात की ऑफिशियल घोषणा? राष्ट्रीय लोकदल अभी एनडीए का हिस्सा नहीं है। एनडीए का हिस्सा बनने अरे भाई साहब ने कहा है किस मुंह से मना करूं, और आप कह रहे हो कि अभी हिस्सा नहीं है। तो ये क्या चल रहा है इस बीच? मैं तो कह ही रहा हूं ब्रिजेश जी कि राष्ट्रीय लोकदल को जिस तरीके से चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान करके यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों किसानों का सम्मान किया है, करोड़ों चौधरी साहब के अनुयायियों का सम्मान किया है, उसके तहत राष्ट्रीय लोकदल ये मानता है कि चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को मजबूत करना चाहते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और हम के तहत किसान हित में हम डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि जो भविष्य का भारत है या भविष्य का राष्ट्रीय लोकदल का सहयोगी है वो एनडीए होगा। ठीक है, लेकिन एक बार ऑफिशियली घोषणा होने दीजिए। हमारे नेता ऑफिशियली घोषणा करेंगे एक बार, तो उसके बाद डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो सीटों का बंटवारा है। 12 तारीख को कहा था उन्होंने, 12 फरवरी को अजीत सिंह जी के जन्मदिन के अवसर पर क्या कहा था? नहीं देखिए, क्या एक बताओ, क्या लाइन बोली थी? नहीं, चौधरी साहब क्या बोला था? चौधरी साहब की लाइन याद दिलाऊं? नहीं, देखिए मेरे को याद है बिल्कुल ब्रिजेश जी। मुझे तो बोलो, मुझे अपने नेता का तो एक शब्द याद रहता है। क्या कहा था? किस? नहीं देखिए, क्या बोला था? जब चौधरी चरण सिंह, मैं बोलूंगा, मैं बता रहा हूं, किस मुंह से? देखिए, ये तो हमारे नेता ने खुद ट्वीट किया, दिल जीत लिया। अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और किस मुंह से मना करूं, ये एक पत्रकार के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था, और ये सत्य है
कि जब अगर आप किसानों के हित में, किसानों के सम्मान में आप काम करना चाहते हो, तो राष्ट्रीय लोकदल जो किसान के हित में के लिए अपने आप को समर्पित कर चुका है, और इस समय जो कुछ चल रहा है घटनाक्रम, उससे आरएलडी सहमत है। क्या घटना बॉर्डर पे जो किसानों का आंदोलन नहीं, चल रहा है। मैंने ब्रिजेश जी देखिए, मुझे लगता है मैं लास्ट टाइम आपके प्रोग्राम में आया था, मैंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था कि राष्ट्रीय लोकदल ये मानता है कि किसानों के साथ वार्तालाप होनी चाहिए, किसानों की जो भी मांगे हैं उनको पूरा करना चाहिए, और किसानों की मांगे हम बेहतर तरीके से समझते हैं। ऐसे बोलोगे और बीजेपी से दोस्ती भी तो ये एक साथ नहीं हो सकती ना। नहीं, तो हम देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी को समझाएंगे ना कि किसानों की मांगे क्या है। अभी तो प्रॉब्लम ये है, और आप ये जो बैठक करते थे मुसलमान इलाकों में जाके भाईचारा वाला, अब तो नहीं कर पाओगे। क्या बात कर रहे हैं ब्रिजेश जी? राष्ट्रीय लोकदल ने हमेशा कभी धर्म की राजनीति नहीं की। राष्ट्रीय लोकदल हमेशा कहता है भाईचारा जिंदाबाद, आज भी कहते हैं, कल भी कहते थे और कल भी कहते रहेंगे। हमारे लिए धर्म किसान है। मुसलमानों के साथ पीछ भी जाओगे? क्यों नहीं जाएंगे? क्या मुसलमान हमारे हिंदुस्तानी भाई नहीं है क्या? ये सब बीजेपी में भी रहोगे और उधर भी खेलोगे। हम बीजेपी में, हमने पार्टी थोड़ी ना विलय कर दी है। हम गठबंधन के सहयोगी है भारतीय जनता पार्टी के साथ, हम गठबंधन के सहयोगी होंगे। राष्ट्रीय लोकदल की जो विचारधारा है, राष्ट्रीय लोकदल उस पे चलेगा। एक अंतिम सवाल इस राउंड का, ये अनिला जी कुछ कह रही थी किसी एक खास जाति के बारे में। मैंने आपको कहा अभी एक बार ऑफिशियली अनाउंस हो जाने दीजिए। अनिला सिंह जी को भी उनके जो भी इनको डिटेल भेजते हैं उनको बता देंगे कि अपने सहयोगियों का कैसे सम्मान करना है, वो सीख जाएंगे। उसमें कोई अभी आप लोग प्रवक्ता वाले ग्रुप में जुड़े नहीं? नहीं, हम कोई भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता थोड़ी ना, एनडीए के प्रवक्ताओं का ग्रुप नहीं जुड़े? एनडीए का कोई प्रवक्ताओं का मुझे नहीं लगता ग्रुप होगा। अगर ग्रुप होगा तो पहले एनडीए में घोषणा हो जाएगी, तो उसके बाद डेफिनेटली जुड़ जाएंगे। बता रही थी कि वो एक जाति की राजनीति का प्रयास करते हैं। नहीं विजय जी, देखिए कहा उन्होंने, देखिए ऐसा है, उन्होंने कहा, मैंने उसका जवाब दे दिया। राष्ट्रीय लोकदल किसान हित में समर्पित है, राष्ट्रीय लोकदल किसान हित के लिए पूरी तरीके से संकल्पित है। राष्ट्रीय लोकदल कभी धर्म और जाति की राजनीति नहीं करता। राष्ट्रीय लोकदल के लिए किसान ही धर्म है, किसान ही जाति है। आपने कहा था 11 सीट पे लड़ूंगा, और यहां तो 2 सीट पे ही माने जा रहे हैं। मैंने शुरू से कहा मैं 80 सीट पे लड़ूंगा और 80 सीट पे ही लड़ने जा रहा हूं। मैंने शुरू से कहा राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पे लड़ेगा, और 80 सीटों पे आज भी राष्ट्रीय लोकदल अपने गठबंधन साथी के साथ लड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आसिम वकार जी को इस डिबेट में आमंत्रित करता हूं। वकार साहब, आपका बहुत स्वागत है। इन दिनों जो कुछ भी डेवलपमेंट हो रहा है, विशेष तौर पर माइनॉरिटीज़ में, और स्पेशली मैं जिक्र करूंगा मुसलमानों के बीच, मैंने कल देखा कि सलीम इकबाल शेरवानी, जो समाजवादी पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी थे, 5 बार के सांसद रहे, उन्होंने एक पत्र लिखा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को, और ये आरोप लगाया कि मुसलमानों की उपेक्षा हो रही है, इस कारण वो अपने पद का त्याग कर रहे हैं। जिक्र हालांकि लोग राज्यसभा का भी कर रहे हैं कि उन्हें नहीं मिला इसलिए चले गए। आपका क्या मत है कि मुसलमानों की उपेक्षा हो रही है या नहीं हो रही है? नहीं, बिल्कुल हो रही है। और मैंने तो एक वीडियो जारी करके मैंने सवाल भी खड़ा किया था। मैंने तो ये भी कहा था कि कई समाजवादी पार्टी के विधायकों का फ़ोन मेरे पास आया, टच में, उन्होंने कहा कि क्या करना चाहिए, मैंने उनको बताया। सारे विधायक ने कहा कि नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, जिनका मेरे पास फ़ोन आया। देखिए, ये उन लोगों को तय करना है जो सियासी तंजीमों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, या उन लोगों को तय करना है जो सियासी तंजीमों में उन राष्ट्रीय पैनल्स में है जहां डिस्कशन होता है, जहां फैसले लिए जाते हैं। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि सब आते हैं अपने को ऊपर लाने के लिए, आगे ले जाने के लिए, लेकिन ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है कि उनके किसी फैसले से पार्टी खत्म ना हो, पार्टी पीछे ना जाए। ये जिम्मेदारी बड़ी होती है, और हर राष्ट्रीय अध्यक्ष ये चाहता है कि उसकी पार्टी आगे बढ़े। पार्टी आगे बढ़ेगी, लोग ज़्यादा जुड़ेंगे, लोग जुड़ेंगे, वोट पड़ेंगे, तो विधायक और सांसद जीतेंगे और तब सरकारें बनेंगी। लेकिन अगर कोई फैसले ऐसे लिए जा रहे हैं कि जिससे लोग बजाय जुड़ने के लोग टूट रहे हैं, लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, और आपकी ताकत कम हो रही है, आपका वोट कम हो रहा है, आपसे शिकायतें बढ़ रही हैं, तो सरकार तो नहीं बना पाएंगे आप। जब सरकार नहीं बना पाएंगे तो ऐसी पार्टी बहुत दिन तक नहीं चल पाती है। ये मेरा अपना एक सोचने का तरीका है। तो ये खाली कह देना, उपेक्षा है सर, उपेक्षा हो रही है। अभी एक सलीम शेरवानी गए, अभी और जाएंगे लोग। मैं आगाह कर रहा हूं, मैं डरा नहीं रहा हूं। आपकी सारी चाहत समाजवादी पार्टी से ही है कि कांग्रेस से भी कुछ आप मुसलमानों के लिए मांग करते हैं? नहीं, बिल्कुल करते हैं सर। हम हर उस तंजीम से, उस पार्टी से मांग करेंगे जिसको हमारा वोट चाहिए,
जो हमारे वोटों पर बैठकर अधिकार करके सत्ता का सुख पाना चाहते हैं, हमारा उन सब से निवेदन है कि अब वोट हमारा और राज तुम्हारा नहीं चलेगा। अब वोट भी हमारा, हक भी हमारा और राज में हिस्सा भी हमारा। क्या सलीम शेरवानी मुसलमानों के कम्युनिटी का बड़ा नेतृत्व करते हैं? आप ऐसा मानते हैं कि उनके जाने से नुकसान होगा? बदायूं में तो है, बदायूं में मैं मान सकता हूं उनको, बाकी उत्तर प्रदेश में तो मैं नहीं समझता कि उनकी कोई पकड़ या पहचान होगी, लेकिन बदायूं में मान सकता हूं मैं। क्या उनको राज्यसभा भेज देते तो मुसलमानों के साथ न्याय हो जाता? बिल्कुल भाई, उनको नहीं किसी को भेज देते। क्या आपकी पार्टी में मुसलमान है ही नहीं? घिस घिस के 25-25-33 साल लगा के लोग राजनीति कर रहे हैं, अच्छे हैं। आप अगर देखिए, एक साहब ने कहा लालच क्यों है वकार साहब आपको? तो मैंने कहा आपके नहीं, आपको कोई लालची नहीं कह सकता, मैं मना करूंगा। सर सुनिए, नहीं, लोगों ने कहा कि ये लालच होती है। सर लालच किसको नहीं है? क्या कांग्रेस प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहती है? क्या अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहते हैं? क्या अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते हैं? क्या बहन जी मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहती हैं? क्या आरएलडी के लोग मिनिस्टर बनना नहीं चाहते हैं? क्या नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री दोबारा बनना नहीं चाहते हैं? हर आदमी को लालच है, हमको भी लालच है, हमारी कौम को भी लालच है, बिल्कुल। और जब तलक के दल नहीं तब तलक के बल नहीं। मैं अपने लोगों को मैसेज दे रहा हूं कि अगर बल चाहते हो, बल, ताकत, बल चाहते हो तो दल बनाओ। जब तुम्हारे पास दल होगा तो तुम्हारे पास बल होगा। तो और मुसलमान जब बल होगा तो सब नाक के भला के जमीन पर पे मुसलमान नाक आप टेक पर देंगे। यकीन क्यों करे? वो लोग आपके लिए वो प्रचलित शब्द चलता है बी टीम वाला, मुसलमान आप पर भरोसा नहीं करते। देखिए, अशोक चौहान साहब जो महाराष्ट्र के थे, नांदेड़ में, उनके लोग, और वो खूब स्टेज पे चढ़ के बीजेपी का एजेंट कहते थे, बीजेपी में चले गए। सर कमलनाथ साहब बीजेपी चिल्लाते थे, आज वो भी लाइन में लगे हुए हैं। सर नीतीश कुमार चिल्ला रहे थे, वो भी बीजेपी में लगे हुए हैं, लाइन में चले गए, मुख्यमंत्री बन गए। और आप ही के चैनल पर बैठकर कई बार आरएलडी ने हमको कहा बीजेपी के लिए काम करते हैं, बीजेपी के लिए काम करते हैं, आज सर झुका के बैठ गए, बीजेपी में चले गए उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष। जिन लोगों ने हमको बीजेपी का बी टीम कहा, वो सब या तो बीजेपी में चले गए हैं या बीजेपी में जाने की लाइन लगाए हुए हैं और बीजेपी के दरवाजे नहीं खुल रहे। और आप पीछे से मदद नहीं करेंगे, इसकी गारंटी कौन लेगा? नहीं सर, बात मतलब आप कौम को कह रहे हैं ना, तो इसलिए मैं कौम के सवाल नहीं सर, अभी तो लोकसभा में ये तय होगा कि मुसलमान लोकसभा में जाएगा किसके साथ। किसके साथ? कांग्रेस के साथ जाएगा, सपा के साथ जाएगा, ये बताऊंगा मैं आपको। नहीं बताओ, आज ही बताओ। नहीं आज नहीं, आज वक्त नहीं है सर। तो ये गए क्यों नहीं अमेठी? और इनका मामला क्यों फंसा हुआ है? मैंने आपको याद होगा 10 जनवरी की बात है, आप ही के चैनल पे एक प्रवक्ता जी कह रहे थे कि भी 18-20 जनवरी तक के सीटें तय हो जाएंगी। मैंने आपसे कहा था 20 फाइनल डेट दी गई थी और 20 फरवरी की तरफ मैंने आपसे कहा था कि 16 तारीख को उत्तर प्रदेश में यात्रा इंटर करेगी राहुल गांधी की, 16 फरवरी को। उसके 2-3 दिन बाद तक के चेक किया जाएगा कि मुसलमान किसके साथ। मैंने आपसे बताया था, उसके बाद डिसाइड होगा। और आज फिर आपको बता दूं, अगर कांग्रेस को यह एहसास हो गया कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान कांग्रेस की तरफ रुजू कर रहा है, तो अखिलेश जी नाक रगड़ देंगे, गठबंधन नहीं होगा। और अगर अखिलेश जी को यह एहसास हो गया कि मुसलमान हमको छोड़कर नहीं जा रहा है, तो भी कांग्रेस नाक रगड़ दे, गठबंधन नहीं होगा। आप सियासत अकेले होगा सर? सर मैंने आपसे कहा ना, अभी सियासत समझिए सर। अच्छा, कोई किधर भी जाए, मैं देख रहा हूं आप कह रहे हैं उधर गया तो ये होगा, इधर आए, आपका भी कोई 75 है, मतलब आपकी पार्टी का सर, हम डिसाइडिंग होंगे, अभी रुकिए, अभी हमारे पत्ते मत कहाँ है सर? एक हमारे पत्ते मत खोलिए, एक पार्षद नहीं। आप देखिए, मैं आपको पहले ही बता दूं, आप चाहे पिन घुसड़े या तलवार, लेकिन अभी खुलेगा नहीं। मैं बिल्कुल नहीं खुलूंगा। मैं कभी हिंसा की बात नहीं करता, मैं बिल्कुल नहीं खुलूंगा। मैं शांति और लोकतंत्र में विश्वास रखता हूं। मैं बिल्कुल नहीं खुलूंगा। अहिंसा परमो धर्म। और मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एकदम से एक नया मोड़ आने जा रहा है, और वो मोड़ लेकर आएंगे आसिम वकार। ओवैसी नहीं, तो ओवैसी साहब हमारे नेता हैं। अच्छा। उत्तर प्रदेश में उनके बिना कुछ होता ही नहीं है। अब आप उनसे बड़े हो गए हैं, मतलब आपने कहा आसिम वकार लाएंगे, नहीं तो मुझे लगा शायद आप ओवैसी साहब का नाम लें। ये तो वही बात है कि मतलब MIM और ओवैसी साहब। अब आप संशोधन कर रहे हैं इसमें, कर दिया पहले की स्टेटमेंट का। वीरेंद्र जी आ गए हमारे साथ डिबेट में। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका।
आज 2-3 बड़े घटनाक्रम हुए, जैसे अखिलेश का अमेठी न जाना, स्वामी प्रसाद मौर्य का अपनी नई पार्टी बनाने का बीच चुनाव में ऐलान कर देना अचानक, और तीसरा ये घटनाक्रम जो हुआ है सीटों के बंटवारे का मामला जो फंसा कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बीच, इसको आप किस तरह से देखते हो इन राजनीतिक घटनाक्रमों को? देखिए, ऐसा लगता है कि अब इस देश में जो सियासत है उसमें ना कोई विचारधारा है, ना कोई चरित्र है, और सिर्फ अगर है तो अपना फायदा कहाँ हो सकता है इस पर चल रहे हैं नेता। ज़्यादातर लोग विपक्ष के झंझट में अब पड़ना नहीं चाहते। कौन आंदोलन करे, कौन मुकदमा लिखाए, कौन जो है छापा सहे, इससे अच्छा है कि कहीं से जुगाड़ निकालो, सत्ताधारी दल के साथ हो लो, ना आंदोलन ना परेशानी। तो सुनहरा भविष्य ज़्यादातर लोग चुन रहे हैं और लड़ने का मादा कमज़ोर पड़ रहा है। और यही वजह है कि भाजपा भी नेताओं को दिल खोल कर ले रही है, स्वागत कर रही है, और लेने के बाद पद भी दे रही है, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो इंडिया गठबंधन तो पूरी तरह से टूट गया, खत्म हो गया। अंतिम आस उसकी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के रूप में बची है। अब शायद वो भी अलग हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है, और ये भी कह सकते हैं कि जब तक राहुल गांधी यूपी के बाहर जाएंगे हो सकता है कि अखिलेश यादव भी इंडिया गठबंधन से बाहर चले जाएं। तो ये 2-3 दिन आने वाले बड़े महत्वपूर्ण हैं इन गठबंधनों के लिए। स्वामी प्रसाद मौर्य हो या जो भी लोग हों, सलीम शेरवानी हो या जो भी लोग हों, पद जिनको नहीं मिलते वो लोग अपने अपने हिसाब से जाते हैं। लोग ये कह रहे थे कि वो वक्त ऐसा आएगा कि जब जिस दिन एमएलसी की सीट भी चली जाएगी जो स्वामी प्रसाद मौर्य के रूप में है। ब्रजेश जी, जयंत के जाने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा मजबूत हुई। जाट जो जयंत की परेशानी से नाराज थे वो भाजपा के साथ आए, लेकिन ये जरूर है कि राज्यसभा विधान परिषद में भाजपा जिस तरह से बाहरी लोगों को रेवड़ियां बांट रही है, पद दे रही है, उससे उनके कार्यकर्ता भी निराश हैं। ऐसा नहीं है कि खाली सब भाजपा में अच्छा है, बस वहां कोई बोल नहीं पाता, हिम्मत नहीं है। इधर पीडीए का हसीन ख्वाब भी ध्वस्त हो रहा है, बिखराव चारों ओर है, फायदे में भाजपा है, और मूल कार्यकर्ता ने हमेशा बोरा बिछाया, बस्ता लगाया, वो तब भी वही किया, आज भी वही करेगा। राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा चमत्कार करती नहीं दिख रही है, और अगर ये गठबंधन नहीं हुआ तो अमेठी और रायबरेली भी इस बार तो सोनिया जी भी नहीं लड़ रही हैं, फिर ये लड़ाएंगे किसको और जीतेंगे कैसे? तो ये भी कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। सीटों के बंटवारे में एक बात ये महत्वपूर्ण आई कि सपा को इस बात का भी एतराज है कि नेता हमारे तोड़कर कांग्रेस ले अपने यहाँ ज्वाइन करा ले रही है, और फिर कह रही है कि हम इनको टिकट भी दे दो। लखीमपुर खीरी का मामला सबसे ज्यादा अटका हुआ है, इसी तरह से सहारनपुर का मामला है, और समाजवादी पार्टी इस पर तैयार नहीं है कि हमारे ही नेता को तोड़कर हमसे उनकी सीट छोड़ने के लिए कहा जाए। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। बस एक चीज है कि अगर राज्यसभा में तीसरी सीट अगर समाजवादी पार्टी हारेगी तो कांग्रेस के अलगाव की वजह से हारेगी। हालांकि कांग्रेस उस स्थिति में भी भाजपा को वोट तो देगी नहीं, तो हो सकता है कि वोटें डाले ना आवे, ये कर सकती है वो। आज जो 11 सीटें घोषित हुई हैं उसमें 2 मुसलमान हो चुके हैं अब तक समाजवादी पार्टी से। बस अंतर इतना है कि एक अस्पताल में है, एक बेल पे है, दोनों में वो भी लेकिन है तो मुसलमान है, टिकट दिया गया है। अखिलेश यादव जिस दौर में है आज की सियासत में, उनको इस बात पर काफ़ी वो सोचना पड़ रहा होगा कि जिसको उन्होंने पद दिए, आगे बढ़ाया, भरोसा किया, वो उनको छोड़कर धोखा देकर चले गए। रायबरेली अमेठी क्यों नहीं गए वो? देखिए, अभी
मैंने कहा कि अगर ये यात्रा उत्तर प्रदेश से सकुशल बाहर चली गई और ऐलान नहीं हुआ तो हो सकता है कि अखिलेश यादव भी गठबंधन से अलग हो जाएं। सीटों का बंटवारा उसमें मेन कारण है और 1-2 लोकसभा की सीटें ही फंसी हैं, ज्यादा नहीं है जी। इस वजह से वो नहीं जा रहे हैं। ब्रजेश जी, हर फूल को माली 24 घंटे नहीं रखवाली कर सकता। मौर्या हो, सलीम शेरवानी हो, ये सब आते जाते रहेंगे, वक्त का तकाजा है। लेकिन आज कल्की धाम में ऐसा लग रहा था कि जैसे सुदामा और कृष्ण का मिलन हो रहा हो। जी जी। प्रमोद कृष्णम कह सही रहे कहा। थे कि हमारे पास प्रभु आपको देने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ भावनाएं हैं। आचार्य जी ने आज क्षमा बांध दिया, सबरी इसमें ने कोई तो दो राय राम को झूठे बेर दे दिए थे। विदुर के पास कृष्ण को देने के लिए चना था, मेरे पास कुछ नहीं है। तो ये कितना विचित्र देखिए संयोग चल रहा था, संवाद वहां पर। लेकिन जब से बीजेपी ने 400 पार का एक नारा दिया तो मेरे एक साथी ने आज ये बात लिखा कि 400 पार का जो नारा है, क्या इतना प्रचंड बहुमत आ सकता है? और क्या इतना प्रचंड बहुमत आना ये दर्शाता है कि जो पुराने जमाने में प्रजा होती थी वो अपने राजा को देवतुल्य मानती थी, इतना अटूट विश्वास करती थी, इसलिए उन पर इतना उनको ताकत देती थी। तो क्या वैसी कोई स्थिति इस देश में आ सकती है या आने वाली है? जी वीरेंद्र जी। बहरहाल आज समाजवादी पार्टी की बड़ी आलोचना हो रही है, लेकिन बात कड़वी है लेकिन सच है। लोग कहते हैं कि अखिलेश तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन अगर लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की नौबतें ना आती। तो मैं मूल बात यह है जी। बहरहाल सुनिएगा, तू छोड़ दे कोशिशें इंसानों को पहचानने की, यहाँ जरूरतों के हिसाब से सब बदलते हैं, नकाब हैं। अपने गुनाहों पर 100 पर्दे डालकर लोग कहते हैं कि जमाना ही खराब है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट, फीडबैक और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा को दूसरे चरण को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ यूपी में कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी मौजूद हैं। अंशु, मैं आपसे जानना चाहता हूं, और आपकी पार्टी के ऊपर आरोप भी लग रहा है, विशेष तौर पर दीपक रंजन जी ने भी बोला और भी कई प्रवक्ता बोल चुके हैं कि यूपी में जो आपका लार्जेस्ट अलाई पार्टनर है समाजवादी पार्टी, आप उनको असहज करने या उनकी पार्टी से छोड़ने वालों को, या उनकी पार्टी में जो सीट के दावेदार थे जिसको उन्होंने टिकट नहीं दिया उसको आपने कांग्रेस ज्वाइन कराई या फिर यात्रा में बिठाया, उनको आगे बढ़ाया। इससे ये प्रतीत होता है कि आपके अलायंस के भीतर सब कुछ सहज नहीं है। देखिए ब्रजेश जी, आप अगर शुरुआत से उठाकर देखें तो एक भी कोई वक्तव्य आप कांग्रेस की तरफ से गठबंधन को लेकर या गठबंधन के सीटों के बंटवारे को लेकर नहीं पाएंगे जिसमें कहीं पर इस तरीके का कोई वो दिखता हो कि हम सकारात्मक दिशा में नहीं हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से कई बार इस तरह के बयान आते हैं, लेकिन कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं फिर कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय मतलब ये आपको भला बुरा कहते हैं पर आप नहीं कहते। हाँ, देखिए, भला बुरा हम इनको कहें, ये हमको कहें, न ये सीट बंटवारे में है दीपक रंजन, न मैं हूँ। राष्ट्रीय नेतृत्व तय कर रहा है इन चीज़ों को, और हम तो बढ़कर एक हाथ बढ़ा रहे हैं। इस समय जरूरत किससे लड़ने की है? सवाल ये है, इस समय उससे लड़ने की जरूरत है जो इस देश में कपड़ों के रंग को देखकर लोगों को पहचानना चाहता है, जो युवाओं की बात नहीं करता, बेरोजगारी की बात नहीं करता है। या कांग्रेस पार्टी, पल्लवी पटेल जी अगर वहां पर गई, पल्लवी पटेल जी गठबंधन का हिस्सा है, दीपक रंजन जी ने इस बात को खुद कहा यहाँ पर, तो क्या उनको नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। 3 दिन पहले उनके जो पिताजी पल्लवी ने ने इतनी बयान बड़ी दिया, लड़ाई लड़ी। 3 दिन पहले पल्लवी पटेल ने अपनी पार्टी और अध्यक्ष के लिए जो बोला, उसके बावजूद उनको आप अपनी यात्रा में बुला रहे हैं। आप पॉलिटिकल मैसेज क्या दे रहे हैं कि जो आपके वहां से बगावत करके आएगा उसको हम अपने यहाँ सम्मान देंगे? यहाँ पॉलिटिकल जेस्चरिंग की बात थी जिसमें आपकी आक्रामकता प्रतीत हुई। कहीं पर कोई हमसे ज्यादा तो कोई विनम्र ही नहीं है। आक्रामकता छोड़िए, हम विनम्रता से सबको जोड़ना चाह रहे हैं, और विनम्रता यही है कि जो भी लोग साथ में हैं, पॉलिटिकल मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि हम उन सभी लोगों को एक साथ लेकर चल रहे हैं जो इस देश के लोकतंत्र के प्रति जरा भी फिक्रमंद हैं।
मुझे आप बताइए, लड़ने की बात है, कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, जनता के मुद्दों पर लड़ रही, राहुल गांधी लड़ रहे हैं, वो भी आराम से बैठ सकते थे। क्या जरूरत है पूरे देश में यात्रा निकालने की? क्योंकि इस समय जरूरत है। एनआरसी सीए पर प्रोटेस्ट हो रहा था, कौन लड़ रहा था? कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी। आज आपकी पार्टी बिजनौर में एक लड़का मरा, कौन गया था? प्रियंका गांधी गई थी। आपकी पार्टी के तो हम सभी को लेकर चल रहे हैं। राहुल गांधी आज प्रतापगढ़ में थे और आज दोपहर सपा की सूची आई, उसमें उन्होंने प्रतापगढ़ में अपना कैंडिडेट अनाउंस कर दिया। ठीक, हम तो यही तो कह रहे हैं कि हमसे ज्यादा विनम्र कौन हो सकता है? क्या हमारी कोई सूची आई क्या? तो इसका मतलब आप बर्दाश्त कर रहे हो? हम बर्दाश्त इसलिए कर रहे हैं कि इस देश के लोकतंत्र को बचाना है, लोगों के अधिकारों को बचाना है, संविधान को बचाना है। हम इसलिए बर्दाश्त तो कर रहे भैया हैं। प्रतापगढ़ में क्या कर लोगे? वहां जमानत जब्त हो जाती है सवाल आपकी। ब्रजेश जी, जमानत और तो वहां प्रत्याशी लड़ा का के भी नहीं। क्या कर लोगे? सवाल गठबंधन में धर्म निभाने का है। ओके। सवाल दीपक रंजन, 10 सेकंड में अपनी बात एक और प्लीज कंप्लीट कर प्लीज। कांग्रेस पार्टी जल्दी। ने शुरू से बड़ा दिल दिखाते हुए सभी को साथ लाने का काम किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के नेता थे, लेकिन भीमराव अंबेडकर नहीं थे। लेकिन वो देश के पहले दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के हम सबको प्रवक्ता, साथ लेकर चलने की बात कर रहे आपके ऊपर इल्जाम है कि आपकी पार्टी गठबंधन धर्म का पालन नहीं करती। उनके नेता जब प्रतापगढ़ से गुजर रहे थे, प्रतापगढ़ की सीमा भी पार नहीं की, आपने प्रतापगढ़ की सीट अनाउंस कर दी। क्या ये एग्रेशन की कार्रवाई नहीं है? देखिए विजय जी, क्या आप कांग्रेस को अपमानित करने की कोशिश नहीं कर रहे हो? नहीं, हम किसी को अपमानित करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। देखिए प्रतापगढ़ में एसपी सिंह जी जो है एलपीएस स्कूल के जो यहाँ पे हैं, वो उनको काफ़ी दिनों से वहाँ पे तैयारी करते हैं। रहा सवाल देखिए कांग्रेस पार्टी का, प्रतापगढ़ में कांग्रेस पार्टी की एक पुरानी नेत्री हुआ करती थी और सांसद भी रही हैं वो, लेकिन आज वो किस पार्टी में है? आज वो कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं है। रत्ना सिंह अब है ना, वही नाम है? हाँ यही नाम है शायद। कहाँ है आजकल? आजकल हमें लगता है बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी में है। ओके ओके। तो अगर प्रतापगढ़ इस कारण इनका नहीं राइट नहीं बनता है। नहीं, बात राइट और रॉन्ग की नहीं है, बात यह है कि लाफुल इनका नहीं बनता है। वहां पर समाजवादी पार्टी ने पिछले बार भी अच्छा पोल किया था। और निश्चित रूप से देखिए, आज जैसा कि आपने कहा ना कि समय निकलता जा रहा है। आज 20 फरवरी हो गई, अगले 20 मार्च को 1 महीने बाद हम नोटिफिकेशन जारी हो चुकी होगी। और देखिए आपने भी कहा कि बहुत से लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देखिए लड़ाई जब बड़ी हो और लड़ाई लोकतंत्र बचाने की हो, हिंदुस्तान बचाने की हो, संविधान बचाने की हो, तो बहुत सी चीज़ों को आदमी को इग्नोर करना चाहिए कि टिकट मिला नहीं मिला, राज्यसभा हम गए नहीं गए। आदमी की राजनीति में विचारधारा हमेशा ठोस होनी चाहिए। या तो आप 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों के खिलाफ हैं, या तो आप 10 साल से उनकी नीतियों के साथ थे। तो क्या आपने कांग्रेस नेतृत्व को कोई टाइम फ्रेम दिया है कि भैया इस दिन तक लिस्ट फाइनल कर लो वरना हम रुक न पाएंगे? देखिए अखिलेश जी तो लगातार, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात कर रहे हैं कि सीट शेयरिंग की बात हो जाए। आपने देखा होगा अभी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है उसके माध्यम से भी आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने प्रोफेसर साहब को और जो कमेटी में और 4-5 लोग हैं उनको कई बार भेजा। तो बात तो देखिए कांग्रेस पार्टी की, और कांग्रेस पार्टी ने बार बार सीट शेयरिंग की बात नहीं की। कांग्रेस समाजवादी पार्टी बार बार कहती है कि आप, क्योंकि ये सीट के साथ साथ जीत पर डिपेंड करता है बहुत कुछ। जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं अनिला सिंह जी को आमंत्रित करता हूं इस डिबेट में। अनिला जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं और मेरा सवाल है आपसे दूसरे राउंड का पहला प्रश्न कि आप किन मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश में राजनीति में आ रहे हैं? क्या आपके लिए अयोध्या का राम मंदिर ही सबसे बड़ा मुद्दा होगा, या फिर शिक्षा, रोजगार, एग्रीकल्चर, किसान, यूथ, महिलाएं, तरक्की, ये विषय होगा? देखिए, जब हम अपने इष्ट की बात करते हैं, चाहे भगवान श्री राम की बात करें, चाहे की बात करें, भगवान श्री कृष्ण की बात करें, ये हमारी आस्था है, ठीक है ना। अगर राजनीति करने के लिए कोई हमारे ऊपर आरोप लगाता है कि आप आस्था का सम्मान क्यों करते हैं, क्यों, तो उत्तर एक ही होता है, आस्था का सम्मान करते हैं, बिल्कुल करेंगे और कोई रोक भी नहीं पाएगा। राजनीति अपनी जगह है। मुद्दे हमारे स्पष्ट हैं कि भ्रष्टाचार से लिप्त जो राजनीतिक दल है, तुष्टिकरण का टुकड़ा उठाकर जो चलने वाले राजनीतिक दल है, उनका कोई स्थान नहीं है उत्तर प्रदेश में। अभी मैं वकार साहब को सुन रही थी, मुझे अच्छा लगा, इन्होंने बेहद स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि मुसलमानों, दल है तो बल है, और बल है तो हमारा कब्जा है। जिन्ना ने भी तो यही किया था और एक अलग मुल्क बना लिया। उसी राह पे ओवैसी जी भी चल रहे हैं, उनके सेनापति के रूप में वकार साहब उत्तर प्रदेश में है। मैं तारीफ करूंगी इनकी। इन्होंने स्पष्ट कहा कि मुसलमानों को ताकत मिलेगी तभी तो हम यहाँ पे गज़वाए हिंद जो हमारा एक मकसद है वो पूरा हो पाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए का परिवार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की
ये वकार साहब को फिर क्या किया जाए, इनको कैसे रोका जाए? फिर ये तो तैयारी कर रहे हैं, कह रहे हैं दल है तो बल है। नहीं, ये तो ओवैसी साहब तो जिन्ना साहब की लाइन पे चल ही रहे हैं, बीजेपी पर यहाँ पर नहीं। बहुत अच्छा जी कंप्लीट कर लें, पर जी मैं बोलूं आगे? हाँ प्लीज। जी, आज आपने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भाषण भी सुना होगा, योगी जी का भी भाषण सुना होगा। स्पष्ट शब्दों में कहा है, आस्था अपनी जगह है और विकास अपनी जगह है। आज जब हम 5वीं मजबूत अर्थव्यवस्था बनकर खड़े हुए हैं तो हवा में तो नहीं बन गए ना, तीसरी मजबूत अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, और जिसमें कि उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा योगदान। अगर मुसलमान अपना दल अलग बना लें या पार्टी के लिए कुछ सोचें अपनी तरक्की के लिए, तो आपको क्या परेशानी है? तो तारीफ कर रही हैं। वाह। अनिला जी देखिए, ऐसा है कि मैं अगर मुसलमान की बात करती हूं, आज राष्ट्र का मुसलमान अच्छी तरीके से देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो फोबिया उनके दिमाग में बैठाया जा रहा था वो बिल्कुल गलत है। आज जितनी भी योजनाएं हैं, सबसे ज्यादा फायदा किसको मिल रहा है? मैं आउट ऑफ टर्न आसिम वकार को आमंत्रित करता हूं इस डिबेट में। मैं एक मिनट एक बात और पूरी, हाँ कंप्लीट करें, 10 सेकंड मैडम बस। थोड़ी और तारीफ आज प्लीज वेट। नो प्लीज डू नॉट इंटरप्ट प्लीज। थोड़ी ओवैसी की मुझे तारीफ और भी लोग हैं डिबेट में बोलने के लिए, आप उनको बोलें। कंप्लीट करें, 10 से सेकंड। मुक्ति मिली है तो मुस्लिम बहन बेटियां, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी धन्यवाद। मैं आसिम वकार जी को आउट ऑफ टर्न लाता हूँ, प्लीज वेट। अंशु तारीफ और कर अंशु दीजिए प्लीज अनिला वेट। जी। हाँ, ये तो आप में जिन्ना दिख रहा है बीजेपी को। नहीं देखिए, अकाली स्पष्ट दल, बोला, मैं मानता हूं। सर अकाली दल सिखों की पार्टी है सर, और नाम भी सिखों वाला है। तो अकाली दल से न तकलीफ अनिला सिंह को है, न अंशुल साहब को है, और न हमारे समाजवादी के दोस्त भाई को है। अकाली दल बन सकती है। स्वामी प्रसाद मौर्य भी अपनी समाज के लिए बना सकते हैं एक दल। बहुजन समाज पार्टी दलितों की पार्टी हो सकती है। राजा भैया ठाकरों के नेता हो सकते हैं। मोदी हिंदुओं के नेता हो सकते हैं। योगी जी हिंदू युवा सम्राट हो सकते हैं। अगर कोई आदमी यतीम है तो वो मुसलमान है, यह कहना चाहती हैं अनिला सिंह, और उनका समर्थन कर रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता जी। हाँ। अकाली दल पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? ताली बजा रहे थे, अनिला सिंह बोल रही थी। अकाली दल पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? ताली बजा रहे थे, मैं तो हैरान था देख के। सुनिए सर, अगर मुसलमान अपनी पार्टी दल की बात करता है, नहीं मुसलमान अगर अपने दल की बात, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। अगर मुसलमान अगर अपने दल की बात करता है, अपनी पार्टी की बात करता है, मुसलमान अगर अपने दल की बात करता है, अपनी पार्टी की बात करता है, तो आपको तकलीफ हो रही है? नहीं, हमें तक। और सिख अगर बनाते हैं पार्टी तो तकलीफ नहीं हो रही है। शिवसेना बन सकती है, आसिम वकार की पार्टी नहीं बन सकती। उनको गजवाए हिंद क्यों दिखता है आप में? वही मैं पूछ रहा हूं। आप अनिला सिंह से पूछिए। नहीं, वही पूछ रहा हूं। अगर आसिम वकार अपना दल बना रहे हैं तो भारत पे कब्जा कर लेंगे, भारत पे कब्जा कर लेंगे, और कांग्रेस ताली बजा रही है। मैं यही तो मुसलमानों को समझा रहा हूं। क्या मैं 10 सेकंड कि बीजेपी की और कांग्रेस की सोच देखिए आप कैसी है। क्या है? की सोच, क्या है? एक जैसी सोच। वो भी समझते हैं मुसलमान गजवाई हिंद कर देंगे, और कांग्रेस भी समझती है गजवाई हिंद कर देंगे, इसलिए ताली बजा रहे हैं। इसीलिए ताली बजा रहे थे। ये बता रहे थे कि हम तुम्हारी तरह सोचते हैं। नहीं सर, ये बता रहे थे, राहुल गांधी जी की पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि बिल्कुल बीजेपी की इस मामले में कांग्रेस की सोच एक जैसी है। मुसलमान आगे नहीं आना चाहिए, मुसलमान को गुद्दी से पकड़ के मट्टी में घुसेड़ दो। अरे कैसी भाषा बोल रहे हैं? हाँ, मतलब ये सोच देखिए आप कितनी बढ़िया है। ओके। अकाली दल पे बोलिए पहले, फिर मुसलमान पे बोलिएगा। और अगर अकाली दल पे बोलने का अगर आपके पास ताकत नहीं है तो जबान ना खोलिएगा मुसलमानों के बारे में। क्यों? ये तो आप कैसी भाषा बोल रहे हैं? अगर ये गलत बात है, ये बात गलत है, नहीं बोलना है। ये आप धमकी की भाषा मत समाज पार्टी में नहीं बोलना है। धमकी मत दो, धमकी। हाँ देखिए, मुसलमानों बोलने का अधिकार नहीं है। एक मिनट रुक जाइए, हो गया, आपने बोला, मैंने इंटरव्यू। 10 सेकंड। यहाँ पर कोई मुसलमान की बात ही नहीं हो रही। आप ताली क्यों बजा रहे थे? हम ताली इसलिए बुराई कर रहे थे, हम इसलिए कर रहे थे क्यों? अनिला सिंह बोलने पे तो आप ताली बजाओगे। अनिला सिंह ने कम से कम बी टीम, सी टीम, ए टीम का काम खत्म कर दिया। मंच शेयर करो, काम खत्म।
हमने इसलिए ताली बजाई कि बहुत अच्छा है। तो हम लोग कह रहे थे, कम से कम उन्होंने प्रमाणित किया इस बात को, तारीफ कर रहे हैं उनकी, तो अच्छी बात है। तो नहीं, आपके हिसाब से मुसलमान गजवाई हिंद कर रहा है। कंप्लीट कर दूं, नहीं, मुसलमान गजवाई हिंद कर रहा है। मैं सवाल पूछ रहा हूं सर, वकार साहब, कांग्रेस वकार साहब प्लीज, वकार साहब प्लीज, मैं वीडियो जारी करके पूछूंगा इनका ताली लगाऊंगा। राहुल गांधी से पहले आप हमारी ताली लगाऊंगा। अरे सर हमारी सुन बात लो सर, इनकी पहले ताली बात आप लगाऊंगा। पूरी हो जाने दीजिए, सुन फिर लो आप सर, पूछिएगा सुन लो। जाके जब आप हाँ, मिलिएगा राहुल हाँ, गांधी से। बोलिए। दूसरा, इस देश में सभी को पार्टी बनाने का, चुनाव लड़ने का अधिकार है। आसिम वकार की पार्टी उस समय रही और न रही हो, संविधान बनाने में कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सर, किसने बात रोका कंप्लीट भैया करो सर। आपको? किसने रोका? हो गया, लेकिन आप संतुष्ट हो काम गए? करेंगे कुछ भाजपा बचा तो के नहीं लिए। आपने? सर, एक जवाब- और सवाल हमसे हाँ, पूछेंगे, हाँ, यही बोलो, हो सकता है। बोलो, एक जवाब। और मुसलमानों के ठेकेदार बनना बंद करिए। अरे मुसलमानों के ठेकेदार अरे बनने की जरूरत रुक नहीं है जाओ, आपको। हाँ वकार इस साहब, देश में हर एक You are not आदमी, ठेकेदार। हर एक अब आदमी हो गया, जिम्मेदार है, आपने पॉलिटिकल अपना पक्ष पार्टी रख लिया ना, जिम्मेदार जो सबकी अब बात हो करता गया। है। और 10 सेकंड मैं कांग्रेस के राहुल गांधी जी को बताना चाहता हूं कि अपने प्रवक्ताओं को बता दें कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 1957 की पार्टी है। ओएससी से उसका है मतलब, 1957 से से मतलब ओके, है क्या? थैंक यू। ओएससी से है मतलब। सर, बात सुन लीजिए, फिर अब जवाब देश के दीजिएगा। पहले सुन लो, शिक्षा सुन लो। मंत्री कौन थे? कंप्लीट कर लेंगे। हाँ, जो पार्टी ये आप- हिंदुस्तान आप में सुन काम लो। कर रही हाँ, है, ये सब बोलो। कहानियां आप बोले, आपकी बोले। चलेंगी सुन रहा नहीं मेरी आप। सुन रहा कोई मैं आदमी। सुन ली, 1 सेकंड, हाँ 10 सेकंड केवल। आप बोल के फंस गए मियाँ। नहीं, क्यों थक बोलने गए से हैं? पहले थके सोचा क्यों कीजिए हैं? ये सब। हम भाजपा से लड़ के बोलने नहीं से थके, पहले आपसे कैसे बोल के थक जाएंगे? आप हमसे अपने लड़ के थकेंगे ना, बोल के आप थकेंगे। पहले अपने परिवार में लड़ लीजिए। ये दोनों है टेल, अपने परिवार में लड़ लीजिए। कौन हेड टेल है? दोनों लोग अरे अपने परिवार में लड़ लीजिए। नाम लो। तारीफ किया ना बीजेपी ने, अब कितना और क्या असद ओवैसी साहब के दादा, तारीफ की ना। असद ओवैसी साहब के दादा फकरे मिल्लत पूरी ताकत जनाब- इन्होंने तेलंगाना में लगा दी कांग्रेस को हराने में, पूरी ताकत अरे लगाई। मेज मत तोड़ो यार। जनाब वाहिद ओवैसी साहब, तारीफ तो जनाब करेंगे, वाहिद मेज ओवैसी मत साहब तोड़ो। 1957 से हिंदुस्तान में मजलिस Thank you, इत्तेहाद sir. काम कर रही है। आज तक तेलंगाना अगवा में हिंद पूरी नहीं ताकत हुआ। लगाई, क्या मिला आज तक अगवा हिंद नहीं हुआ। ओवैसी का। और तेलंगाना इकलौती स्टेट है जहां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की लड़ाई के बाद भी कांग्रेस जीती है, बीजेपी नहीं जीती। ओके रोहित, मैं आपसे बीजेपी को जानना नहीं चाहता जीतने हूँ, दिया हमने। क्या सीटों के बंटवारे को लेकर भी कोई पॉलिटिकल सीरियस डिस्कशन आपके यहाँ है, या फिर अभी अंधेरे में ही तीर चलाए जा रहे हैं? ब्रिजेश जी, देखिए, राष्ट्रीय लोकदल ने एक अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर किया है। हम किसानों की पार्टी हैं, किसानों के हित में खड़े हैं। हम धर्म और जाति की राजनीति नहीं करते हैं, और हम जब एक बार ऑफिशियली एनडीए का पार्ट हो जाएंगे, हम घोषणा क्या करेंगे। ये किसानों का आंदोलन आपको फंसा गया है? नहीं, क्यों? हम तो किसानों के साथ खड़े हैं। हमने तो भारतीय जनता पार्टी से कहा है कि किसानों से अगर वार्ता किसानों करिए, के साथ MSP हो की तो जरूरत बीजेपी है। के खिलाफ हो, इसका मतलब? एमएसपी नहीं, बीजेपी के खिलाफ है। बीजेपी ने किसानों का जिस तरीके से सम्मान तो किया, समझौता क्यों नहीं हो रहा है बॉर्डर पे? चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान देके इससे ज्यादा इस तरह सम्मान क्या के कराया जा कीले सकता है लगवाए किसानों हैं, का? इस तरह के- नहीं इस तरह नहीं, के तो कीले स्थिति ये लगवाए है, राष्ट्रीय लोकदल पूरी इस तरीके से तरीके किसानों के कीले साथ लगवाए है। हैं। ये कैसे? कीले अरे ये देखिए कांग्रेस के आपने। प्रवक्ता अभी मुसलमानों को गाली दे रहे थे, इस तरीके डॉक्टर के भीमराव कीले अंबेडकर को लगवाए। गाली दे रहे थे। हैं? ये कांग्रेस इस के तरीके प्रवक्ता के हैं, कीले इनको लगवाए। शर्म आनी चाहिए क्या कि लगवाए? डॉक्टर भीमराव ये अंबेडकर को कीले- गाली दे रहे हैं, ये मुसलमानों को गाली दे रहे चौधरी हैं। अजीत सिंह मतलब ये जी का जातिवाद की कितना राजनीति करना चाहते हैं। भारतीय अरे देश जनता की जनता पार्टी ने ने देख जिस लिया तरीके से- कि किस तरीके से कांग्रेस के जिस प्रवक्ता तरीके ने के कील डॉक्टर लगवाए। भीमराव अंबेडकर का अरे ये अपमान किया देखो, अपने ये डिबेट क्या के है? ऊपर, ये क्या आपके है? डिबेट के ऊपर। अरे ये रोहित, सारे कीले फूलों में बदलवा ये क्या हुआ, है? ये सारे मुझे कीले दुख फूलों में होता है बदलवा इनको हुआ। देखकर। हेलीकॉप्टर से उसके किसानों बाद को ये ऊपर, उसके बाद यही ये सरकार- ये यही सरकार चढ़ के बढ़ाएगी। समानी यही चैनल पर सरकार की आज तरफ आप से ये वादा करो हेलीकॉप्टर कि के जब तक फूल किसानों की मांग पूरी नहीं होगी तब तक आप नहीं जाओगे। ये देखो, ये- एनडीए का हिस्सा नहीं बनोगे, आप एनडीए का हिस्सा नहीं बनोगे। अरे आप एनडीए वाले भूल सकते हैं, समाजवादी पार्टियों के साथ जयंत चौधरी जी को उन्होंने लाठीचार्ज को नहीं भूल पाएगा। जयंत चौधरी जी को थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शुक्रिया बहनों भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। समय भी समाप्त हो गया, आप लोग आपस में ही झंझट करने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां। जहाँ जाए रिश्ता बना